हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 15वां पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है मेघ आए और इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में कवि ने आकाश में बादलों के छा जाने का वर्णन किया है तथा मानवीकरण करते हुए बादलों को शहर के मेहमान के रूप में चित्रित किया है। संपूर्ण वर्णन में कवि ने रूपक बांध दिया है, यानी हमारे सामने एक प्रकार का दृश्य उपस्थित कर दिया है। जिस प्रकार बादलों के आने पर ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, सब लोग खिड़कियां या दरवाजे खोल खोल कर बादलों को देखना चाहते हैं। पेड़ भी हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो झुककर मेहमान का स्वागत कर रहे हों। और वर्षा आने पर धूल भरी आंधियाँ समाप्त हो जाती हैं। नदियों व तालाबों में पानी भर जाता है। गर्मी के कारण जो पेड़ पौधे मुरझा गए थे, बादलों के आने पर वो भी हरे भरे होकर बादल रूपी मेहमान का स्वागत करते हैं तथा उसे उलाहना देते हैं कि पूरे 1 वर्ष बाद तुमने हमारी सुधि ली है। इसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। कवि ने बताया है कि जिस प्रकार गांव में कोई मेहमान आने पर चारों ओर खुशी का वातावरण छा जाता है, उसी तरह आकाश में मेघ या बादल छा जाने पर चारों ओर खुशी और सुख का वातावरण बन गया है। गांव के सभी लोग मेहमान का जैसे स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आकाश में बादल छा जाने पर गांव के लोग बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जो प्राकृतिक वातावरण है वो बदल जाता है और बहुत अधिक सुंदर बन जाता है। आज इस भाग में हम इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पंक्तियां हैं। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि ने बादलों के आने का वर्णन करते हुए लिखा है कि आज बादल बहुत ही बन संवर के आए हैं, अर्थात आकाश में छाए हुए हैं। बादलों के स्वागत में मानो बादलों के आगे आगे नाचती गाती हुई ठंडी एवं सुगंधित वायु चल रही है, यानी वायु को या ठंडी हवा को एक युवती माना गया है जो बादल रूपी मेहमान के सामने उसके स्वागत में नाचती गाती जा रही है। जिस प्रकार शहरी मेहमान को देखने के लिए लोग अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे खोल देते हैं, ठीक उसी प्रकार से बादल आकाश में छा जाने से लोग बादलों को देखने के लिए अपने घरों के खिड़कियां और दरवाजे खोल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बादल छा जाने से चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहाँ बादलों का मानवीकरण करके उसे एक दामाद यानी शहर से आए अतिथि मेहमान के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद या मेहमान बड़ा ही सज धज कर एवं बन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे किसी मेहमान या दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उसकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरी गांव को यह सूचना देने लगी है कि गांव में बादल रूपी मेहमान आ गए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खोलकर मेहमान रूपी बादल को देखने लग जाते हैं और उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेसब्री से झांक रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इसके आने पर सारा आकाश बादलों से ढक जाता है और सौंधी सौंधी हवाएं चलने लगती हैं और सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के।
कवि का कथन है कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि गांव के लोग भी पेड़ों की तरह गर्दन उठाकर कुछ झुक झुक कर बादलों को देखने लगे हैं। जिस प्रकार मेहमान के आने की सूचना देने के लिए कोई किशोरी या युवती घाघरा संभालती हुई भागती है, ठीक उसी प्रकार से धूल भरी आंधियां भी बादलों के आने की सूचना देने के लिए बहने लगी है। नदी भी अपने प्रवाह को रोककर मेघों को देखने के लिए कुछ देर के लिए रुकी हुई सी लगती है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी भी बादलों को देखने के लिए थोड़ी देर के लिए ठहर गई है। उसने अपना प्रवाह, अपनी गति रोक दी है। उसने अपने मुंह से मानो घूंघट सरका दिया हो और वह सजे हुए बादलों को देखने लगी हो, जैसे युवतियां मेहमान को ठिठक कर या एकटक देखने लगती हैं। मेघ बड़े बनठन कर संवर कर अर्थात नए रूप में आकाश में छा गए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में होने वाले बदलावों का वर्णन किया है और उनको बहुत ही सुंदर ढंग से उनका मानवीकरण प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाकर दौड़ रही हों। यानी यहाँ पर हवा का भी मानवीकरण किया है। उसके साथ जो धूल उड़ती है उसे किसी औरत के घाघरे के समान माना गया है। साथ ही हवा चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर या अपनी गर्दन उठाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें या नदी रूपी युवती ठिठक कर या कुछ पल के लिए रुककर अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही है। इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज़ हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी हुई धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से या हवा के चलने से पेड़ झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। आगे पंक्तियां हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि का कथन है कि मेहमान रूपी बादल सज धज कर आए हैं। जिस प्रकार गांव के बड़े बूढ़े लोग झुककर मेहमान का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पीपल के पेड़ ने बादलों का स्वागत किया। जिस तरह से घर के या गांव के बड़े बूढ़े लोग मेहमान का स्वागत करते हैं तथा आगे बढ़कर जुहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पीपल का पेड़ जो बाकी पेड़ों से बड़ा है, उसकी उम्र ज़्यादा है, तो उसे बूढ़ा पीपल कहा गया है। बूढ़े पीपल ने बादलों का स्वागत किया। जिस प्रकार मेहमान की विरहिणी पत्नी यानी मेहमान की जो पत्नी उससे अब तक दूर थी, वह दरवाजे की ओट में छिपकर पति को बहुत दिनों के बाद आने का उलाहना देती है, उपालंब देती है, उसी प्रकार प्यासी लता ने बादलों को उलाहना दिया है कि पूरे 1 वर्ष बाद आपने हमारी सुध ली है, आपने हमारी खबर ली है। मेहमान रूपी बादल के आने की प्रसन्नता में तालाब रूपी परिवार का सदस्य पानी की परात भरकर ले आया, अर्थात तालाब पानी से लबालब भर गया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर में आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं तथा आशीर्वाद भी देते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है कि आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई खोज खबर क्यों नहीं ली। यानी जो गांव की स्त्रियां होती हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों के सामने अपने पति से बातचीत नहीं करती, तो वो अपना घूंघट या अपनी चुन्नी में छुपकर दरवाजे के पीछे से उपालंब देती हैं, उलाहना देती हैं कि आप इतने दिनों के बाद हमारे पास आए हो, क्या आपको हमारी याद नहीं आई। इस तरह से वो अपने पति को या बादल रूपी मेहमान को उलाहना देती है। यहाँ पर
एक लता का मानवीकरण किया गया है। एक लता जो दरवाजे के सहारे ऊपर गई हुई है या जो दरवाजे के सहारे लगी हुई है, उसे एक युवती माना है जिसका मेहमान यानी जिसका बादलों के साथ संबंध है। क्या इतने दिनों के बाद भी आपको मेरी याद नहीं आई? इस प्रकार के विचार उस लता या उस युवती के मन में हैं। साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। यानी जब कोई मेहमान आता है तो उसके पैरों को धुलाने की प्रथा होती है, कोई रीति रिवाज होता है गांव में। इसलिए बादल रूपी मेहमान के पांव धुलाने के लिए कोई घर का सदस्य पानी भरकर ले आया है परात में, ताकि बादल रूपी मेहमान के पैर धुलाए जाएं। इसका अर्थ यह है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पीपल का पेड़ भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं, यानी बादलों को उलाहना दे रही हैं कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतज़ार कर रही हैं, बादलों का इंतज़ार कर रही हैं और उन्हें अब आने का समय मिला है। यानी लता रूपी युवती बादल रूपी मेहमान से बहुत दिनों के बाद आने के कारण शिकायत कर रही है। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी है वो उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है, यानी बादलों का स्वागत करना चाहता है। आगे पंक्तियां हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। कवि ने बताया है कि मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए हैं। जैसे अतिथि को देखने के लिए लोग अटारी पर जमा हो जाते हैं या अपने घरों की छत पर चले जाते हैं, वैसे ही बादलों के गहराने से उनमें बिजली चमकने लगती है। बादल अब गहरे हो गए हैं तथा उनमें बिजली चमकने लगी है। प्रकृति के विविध उपादान मानो मेघ से कह रहे हों, बादलों से कह रहे हों कि हमें माफ़ कर दो, हमारे मन में जो भ्रम था कि तुम वर्षा नहीं करोगे, तुम नहीं आओगे, वह हमारे मन का भ्रम या वहम अब दूर हो गया है, अर्थात अब बारिश शुरू हो गई है। झरझर की आवाज़ करती हुई टप टप बूंदें बरसने लगती हैं। पति पत्नी के संदर्भ में बहुत दिनों के बाद आज पति पत्नी घर की छत पर मिले, गले मिले, शिकवा शिकायतें की और आपस का भ्रम दूर हो जाने पर पत्नी पति से गले मिलकर रोने लगी और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इन पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी। उसे लग रहा था कि बादल रूपी मेहमान नहीं आए हैं, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन अपने प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है और कहती है कि अब मेरा भ्रम दूर हो गया है और आप मुझसे मिलने आ गए हो। फिर आपसे मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु यानी आंसू बहने लगते हैं। उन दोनों का मिलन हो जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पूरा आसमान बादलों से ढक चुका है और अब बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन की ये आशंका दूर हो गई है, शक दूर हो गया है कि वर्षा नहीं होगी। इस विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगी और इस तरह जल बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा कवि अपने मन के भावों तथा वर्षा का सुंदर चित्रण करने में सफल हो गए हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह कविता, इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव या कोई अन्य विचार है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।